इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम और हमारी ज़मीन कैसे बनी। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना। हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन सालों पहले वजूद में आया। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं जिससे आप लोगों को सही से समझ आएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, हमारी ज़मीन 4.5 बिलियन सालों पहले वजूद में आई, यानी बिग बैंग के 9 बिलियन सालों बाद। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो बिलियंस ऑफ स्टार और बिलियंस ऑफ प्लैनेट का घर है, जिसमें हमारी ज़मीन भी शामिल है। और हमारा सोलर सिस्टम कब वजूद में आया हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी में, हम वीडियो में आगे जानेंगे। साइंस जितना तरक्की कर रही है टेक्नोलॉजी में, हमें इतना ही आसान हो रहा है यूनिवर्स के राज जानने में। पर अभी भी कुछ सवाल के जवाब हैं जो नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज ढूंढ रही हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए एस्ट्रोनॉमर स्पेस में उन जगहों पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं जो साइज़ में काफ़ी छोटी हैं, यानी एस्ट्रॉयड बेनू। ये एक स्पेस रॉक है जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे सोलर सिस्टम और हमारी ज़मीन के लिए। एस्ट्रॉयड बेनू ने एक लंबा सफ़र तय किया है हम तक आने के लिए, जिसके लिए हमें 4.5 बिलियन सालों पीछे जाना होगा। जो एस्ट्रॉयड बेनू और हमारे सोलर सिस्टम में इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, ये सब एक डस्ट क्लाउड से बने हैं। जो बादल हाइड्रोजन और हीलियम और धूल से बने थे। धूल से मुराद डस्ट, मट्टी। इस वक्त हमारा अपना सूरज भी मौजूद नहीं था। जैसा मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि यूनिवर्स में सितारे तो मौजूद थे, पर वो अपना फ्यूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो रहे थे, काफ़ी जल्दी एक्सप्लोड हो रहे थे एक धमाके के ज़रिए, जिसको साइंस ने सुपरनोवा का नाम दिया। जैसे ही किसी सितारे में सुपरनोवा होता है, वो अपने आसपास हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर और धूल मट्टी के बादल जमा कर लेता है, जिन बादलों में बहुत से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक, गोल्ड, ऑक्सीजन, आइस और हर वो एलिमेंट मौजूद होते हैं जो ज़िंदगी पैदा करने के लिए ज़रूरी थे। 1000 ईयर्स तक ग्रेविटी ने इन हाइड्रोजन और हीलियम और इलेक्ट्रॉन और डस्ट के इन बादलों को एक एक्सप्लोडिंग डिस्क की शक्ल दी। और इस घूमने वाली डिस्क के बीच में इतना प्रेशर मौजूद था कि हाइड्रोजन, हीलियम और इलेक्ट्रॉन के ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराने लगे, जिनकी वजह से डिस्क के बीच में काफ़ी प्रेशर, काफ़ी गर्मी और रोशनियाँ निकलना शुरू हो गईं। इस डिस्क के अंदर डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद थे, जो एक चावल के दाने से ज़्यादा बड़े नहीं थे। पर इस डिस्क का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि वो जो डस्ट के पार्टिकल्स थे या जो पत्थर मौजूद थे, वो पिघलना शुरू हो गए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थे तादाद में, तो ये एक दूसरे से मिलना, जिनसे छोटे छोटे पत्थर ने एक बड़े एस्ट्रॉयड की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर ग्रेविटी ने इन बड़े पत्थरों को मिलाना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस में भी काफ़ी साल लगे, जिसके बाद इन पत्थरों ने गोल प्लैनेट की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसमें कुछ एस्ट्रॉयड बने और कुछ प्लैनेट्स। एस्ट्रॉयड और प्लैनेट जिन मटेरियल से मिलकर बने थे, उनमें रॉक, मेटल, आइस और डस्ट और दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल शामिल थे। और इन्हीं डस्ट और मॉलिक्यूल के बादलों से वो जगह बनी जहां हमारा सूरज को पैदा होना था। यूनिवर्स का टेम्परेचर ठंडा था, पर इसका ये मतलब नहीं कि हर तरफ टेम्परेचर ठंडा ही था। यूनिवर्स में जिस जगह सुपरनोवा होता है, वहाँ का टेम्परेचर सन की सरफेस से भी ज़्यादा गर्म होता है। पर वक्त के साथ साथ टेम्परेचर कम होता रहता है, यानी जब टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पर आ गया तो ग्रेविटी ने हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट के इन बादलों को मिलाना शुरू कर दिया, जिनसे एक प्रोटोस्टार बना हमारे सोलर सिस्टम के बीच में, जिसका साइज़ आज के सूरज के मुकाबले में काफ़ी कम था। पर वक्त के साथ साथ प्रोटोस्टार का साइज़ बढ़ता गया, जिसने सूरज की शक्ल इख्तियार कर ली और अपने एक्सिस पर घूमना शुरू हो गया। अब हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड और हमारा अपना सूरज भी मौजूद था। पर हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स गोल शेप, या ये कहूँ कि सारे प्लैनेट स्फेरिकल शेप में ही क्यों थे? असल में ग्रेविटी हर चीज़ को स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर देती है। अब चाहे वो कोई सितारा हो या कोई प्लैनेट हो या किसी प्लैनेट का चाँद हो, जो कि काफ़ी हद तक स्फेरिकल शेप में ही मौजूद हैं। हमारा सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर्स पहले ऐसा नहीं दिखता था। ग्रेविटी ने प्लैनेट्स तो बना दिए थे, पर कौन सा प्लैनेट किस जोन में रहेगा ग्रेविटी ने डिसाइड नहीं किया था। सब प्लैनेट्स को अपनी अपनी जगह पर आने में काफ़ी हज़ार साल लगे।
जैसा कि हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट सूरज से सबसे ज़्यादा करीब है वो है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये 4 प्लैनेट जो हैं ये रॉकी प्लैनेट हैं और ये जिस जगह पर मौजूद हैं सोलर सिस्टम में उसको इनर सोलर सिस्टम कहा जाता है। और जो प्लैनेट आउटर सोलर सिस्टम में मौजूद हैं उन प्लैनेट्स को गैस जायंट या फिर आइस जायंट कहा जाता है, क्योंकि ये प्लैनेट्स डस्ट, गैस और आइस से मिलकर बने हैं। ये रॉकी प्लैनेट्स नहीं हैं, यानी इनकी कोई ठोस ज़मीन नहीं है और जो प्लैनेट्स सन से जितना दूर है वो उतना ही ठंडा है। गैस जायंट में 2 प्लैनेट्स आते हैं, जुपिटर और सैटर्न, और आइस जायंट में भी 2 प्लैनेट आते हैं, यूरेनस जो कि सेकंड लास्ट प्लैनेट है और उसके बाद नेपच्यून जो कि लास्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इसके बाद जब सारे प्लैनेट्स अपनी जगह पर आ गए और अपने अपने ऑर्बिट में मूव करने लगे, सूरज का चक्कर लगाने लगे, तो हमारे सोलर सिस्टम में लेट हैवी बम्बार्डमेंट शुरू हो गया। लेट हैवी बम्बार्डमेंट से मुराद वो एस्ट्रॉइड जो स्पेस में मौजूद थे वो हमारी ज़मीन पर गिरना शुरू हो गए। वो एस्ट्रॉइड अपने साथ गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर से ज़रूरी चीज़ जो बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का वो है पानी। हमारी ज़मीन पर आज जितना भी पानी है वो इन्हीं एस्ट्रॉइड की वजह से आया जो स्पेस में मौजूद थे। हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे पैदा हुई, हमारा चाँद कहाँ से आया, ये सब हम किसी और वीडियो में जानेंगे। पर अभी हम सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी। ये प्लैनेट सबसे ज़्यादा नज़दीक है सूरज से, मरकरी का कोई मून नहीं है। सेकंड प्लैनेट है वीनस। ये दूसरा प्लैनेट है सूरज से जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है और ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, यानी वीनस का टेम्परेचर मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है। वीनस का कोई मून नहीं है। अब आते हैं अपनी ज़मीन अर्थ पर। वीनस के बाद थर्ड प्लैनेट अर्थ आता है। हमें अर्थ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, तो हम आगे चलते हैं फोर्थ प्लैनेट मार्स पर। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन यानी वोल्केनो मार्स पर ही है, जिसका नाम ओलंपस मून्स है। मार्स के पास 2 मून हैं, फोबोस एंड डिमोस। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद रॉकी प्लैनेट्स भी ख़त्म हो जाते हैं और हम इनर सोलर सिस्टम से आउटर सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। तो मार्स के बाद जुपिटर आता है जो पहला गैस जायंट है और ये सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। जुपिटर के पास 79 मून्स हैं और हर साल जुपिटर के मून में इजाफा होता जाता है। अब आते हैं सैटर्न पर, जिसके पास अपनी एक रिंग है जो डस्ट और आइस के पार्टिकल से मिलकर बनी है। सैटर्न के पास 82 मून्स हैं। इसके बाद आते हैं हम आइस जायंट यूरेनस पर। यूरेनस के पास 27 मून्स हैं। इसके बाद हम आते हैं लास्ट प्लैनेट जो है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून भी एक आइस जायंट है और नेपच्यून के पास 14 मून्स हैं। अब आप लोगों सोच रहे होंगे कि प्लूटो भी तो एक प्लैनेट है, तो मैं आपको बता दूं कि अब प्लूटो प्लैनेट नहीं है, क्योंकि उससे प्लैनेट होने का हक छीन लिया गया है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि प्लूटो एक एस्ट्रॉयड है या एक ड्राफ्ट प्लैनेट है, यानी एक बोनस सैयारा है। पर अब प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जाता, क्योंकि प्लूटो के आसपास हज़ारों ऐसे एस्ट्रॉयड या प्लूटो के साइज़ के ड्राफ्ट प्लैनेट्स मौजूद हैं जो प्लूटो से बड़े हैं या उसके बराबर हैं। 2005 में प्लूटो से बड़ा एस्ट्रॉयड देखा गया जिसको प्लैनेट 10 बनाने का सोचा गया। उसका नाम एरिस रखा गया, लेकिन जो प्लूटो के ऑर्बिट में ही मूव कर रहा था। प्लूटो के ऑर्बिट में हज़ारों ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जो प्लूटो के साइज़ के हैं या उससे बड़े हैं, तो एरिस भी उन्हीं में से एक है। साइंटिस्ट ने 3 पॉइंट रखे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे स्पेस में या सोलर सिस्टम में मौजूद है, अगर वो प्लैनेट है तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ उनमें मौजूद होंगी। पहला पॉइंट ये है कि वो जो प्लैनेट होगा या वो कोई ऑब्जेक्ट होगा वो सूरज का चक्कर लगाता होगा या सूरज के इर्द गिर्द घूमता होगा। दूसरा पॉइंट साइंटिस्ट ने ये रखा कि वो एक स्फेरिकल शेप में होगा, एक गोल शेप में होगा। और तीसरा पॉइंट ये रखा कि अब वो अपने आसपास के एरिया को साफ़ रखेगा, कोई भी एस्ट्रॉयड उसके आसपास मौजूद नहीं होगा। पहले 2 पॉइंट पे तो प्लूटो सही उतरता है और जो तीसरा पॉइंट है उस पर प्लूटो नहीं उतर पाता, क्योंकि प्लूटो के आसपास हज़ारों ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जो उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि प्लूटो एक प्लैनेट नहीं बल्कि एक एस्ट्रॉयड है या एक ड्राफ्ट प्लैनेट है। होप सो कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड बाय।